Good morning, class. So today I am explaining here your question paper. Okay, so this is the question paper of UT1 as you know. तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपने सॉल्व किए हैं तो उनका सॉल्यूशन एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू हियर, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें कि आपने जो भी पेपर सॉल्व किया है उसमें अगर कोई मिस्टेक हुई है या फिर जो भी आपने एरर्स किए हैं दोज यू कैन रिमूव फॉर द नेक्स्ट टाइम. ओके, सो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया गया था कि आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है दैट वाज ऑफ टोटल 50 मार्क्स. तो उसमें से जो फिज़िक्स वाला पोर्शन था दैट इज़ ऑफ 16 मार्क्स. तो 16 मार्क्स में आपको पता है कि आपके 5 सेक्शंस थे. उन 5 सेक्शंस में आपको कैसे कैसे मार्किंग प्रोवाइड की गई थी. तो 5 सेक्शंस में आपका एक सेक्शन ये था जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चंस हैं ये MCQ टाइप, और हर एक क्वेश्चन जो है दैट इज़ ऑफ 1 मार्क. ओके, सो आपका ये जो सेक्शन ए है इसमें जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन. तो एज यू नो कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आपने पढ़ा है तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आर देयर. वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसमें रेजिस्टर्स को जब ऐड किया जाता है तो एल्जेब्रिक सम होता है टोटल रेजिस्टेंस, और उस एल्जेब्रिक सम में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो दैट इज़ द बिगेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू. वो जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू द ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. जैसे आप 2, 3, 5, 6 उनको जब ऐड करेंगे किस किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में, तो जो वैल्यू आएगी वो जो है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ी आती. तो 2, 3, 5, 6 में 6 इज़ द बिगर रेजिस्टेंस, तो 6 से भी बड़ा आंसर आएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का होगा. इसके अपोजिट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल में अगर आप 2, 3, 5, 6 को ऐड करते हैं तो 1 करके रेसिप्रोकल में ऐड करना पड़ेगा. तो आपको पता है कि जब रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 2 है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2 से भी छोटा आएगा आंसर में. तो वही यहाँ पर केस दे रखा है कि टोटल रेजिस्टेंस अगर जो है वो कैसा है, लेस है किसके कंपैरिजन में, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस के, तो जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ठीक है, उसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, पैरेलल. उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि द स्लोप ऑफ VI ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर गिव्स. तो VI ग्राफ ये आपने कहा पढ़ा है ओम्स लॉ में. तो जो आपका VI ग्राफ होता है लाइक दिस, ये V और ये I एक्सिस है, तो इसका जो स्लोप होता है दैट मीन्स दिस. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप जो है वो हमेशा VI ग्राफ का रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस. ओके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है. उसके बाद आते हैं सेक्शन बी पर. तो सेक्शन बी जो है उसमें गिवन है 2 क्वेश्चंस. तो अगेन ये जो है वो 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन थे. वैसे 1 वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लाइन आंसर ही होता है, मैंने हमेशा आपको बताया है. लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ा सा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा चेंज किया गया. तो ये 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है. इसमें लिखा है मेंशन द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो कॉमर्शियल यूनिट का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसकी जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है, जो जो यूनिट जो है वो हर एक जगह बोली जाती है और यूज़ की जाती है, वो कौन सी है, कॉमर्शियल पर्पस से कौन सी यूज़ होती है, या फिर कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कौन सी यूनिट है. तो वैसे तो यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट या किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी ऐसा यूनिट जो है वो हमेशा जूल होती है. लेकिन कॉमर्शियल यूनिट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट जो है वो होती है किलोवाट आर. तो या तो किलोवाट आवर में लिखा हो सकता है या फिर जो है वो यूनिट, जैसे आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 150 यूनिट या 100 यूनिट्स ही होता है. तो कमर्शियल यूनिट दोनों ही कहलाती हैं, लेकिन यहाँ आपका आंसर होना चाहिए किलोवाट आवर. ठीक है, सिम्बोलिकली भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, या फिर आप पूरा जो है वो वर्ड में आंसर लिख सकते हैं.
फिर फोर्थ आपका क्वेश्चन है, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल जो है दैट इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, लेकिन पोटेंशियल है, चार्ज है, करंट है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनमें डायरेक्शन नीडेड नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके 1 मार्क के थे। ओके, फिर सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी जो है आपका वो भी 1 मार्क का है, और सेक्शन सी में जो है वो 1 लाइन आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, तो 1 लाइन या 2 लाइन भी हो सकता है। उसमें 5th क्वेश्चन में लिखा है, विच इज़ बिगर अ कूलम ऑफ चार्ज और द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, प्रूव इट। तो उसमें आपको थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ेगा, तो मोर देन 1 लाइन या मोर देन 2 लाइन्स भी हो सकता है, लेकिन ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहलाएगा। तो क्या बताना है आपको कि अ कूलम ऑफ चार्ज का मतलब कि 1 कूलम चार्ज बड़ा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो बड़ा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको आप लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो अब ऐसे कंपेयर करना तो हो सकता है, ऐसे कंपेयर करने से आपको समझ में ना आए, क्योंकि 10 की पावर जो है यहाँ -19 है, यहाँ 10 की कोई पावर नहीं है। तो इसलिए बेटर जो है वो तरीका वो ये है कि इसमें आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में फाइंड कर लें किस में है। तो जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली उसी की वैल्यू बड़ी है। तो अ कूलम ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो ऑन एन इलेक्ट्रॉन का मतलब दूसरे वाले केस में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और 1 कूलम चार्ज में देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 कूलम चार्ज में हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, क्योंकि फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, हमने ये फॉर्मूला लिखा, और इसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। q कितना चार्ज है 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 और 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, ऊपर 10 कर लेंगे, और ये 10⁻⁻19 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, तो 10⁻+19 बन जाएगा। 10/16 को आप सॉल्व कर लेंगे, तो 2 से कैंसिल करें तो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। फिर एक काम करते हैं, 8 से 5 को कैंसिल कर लेते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे इधर 0 आ जाएगा, और जब कैंसिल करेंगे तो लगभग 8 6 समथिंग आ रहा है। तो 0.6 में ऐसे करके इसको लिख दे रही हूँ, 0.6 इंटू 10⁻+19। तो आप देख रहे हैं 10⁻+19 का मतलब जो प्लस में पावर है ऑब्वियसली वो बड़ी होती है, और 19 पावर बहुत ज़्यादा हो गई। तो वहाँ आंसर आया था यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली यही वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो प्रूव इट में आपको ये सारा लिख कर दिखाना पड़ेगा, और आंसर में आप लिख देंगे कि विच इज़ बिगर, तो आप लिख देंगे कि अ कूलम ऑफ चार्ज इज़ बिगर दैन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज, और उसके आगे उसको प्रूव कर देंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन है आपका कि इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ विदाउट लॉस ऑफ मास, हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर बी इन्फ्लुएंस्ड। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, लिखा है कि वायर जो है वो डबल कर दिया जाता है अपनी इनिशियल लेंथ का, लेकिन उसके मास में कोई चेंज नहीं किया गया, उसकी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी। तो आपने रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स में पढ़ा है, रेजिस्टिविटी किन किन से चेंज होती है। तो 2 फैक्टर्स थे, एक था टेम्परेचर और दूसरा था नेचर ऑफ द मटेरियल। यहाँ दोनों में ही चेंज नहीं है, ना तो टेम्परेचर चेंज करा है, और नेचर मतलब जो मटेरियल था जिसका वायर बना था वो वही है, बस उसको डबल कर दिया है। तो उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके आंसर में जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बिकॉज द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, फिर आते हैं सेक्शन डी पर। तो सेक्शन डी जो है आपका, ये है आपका 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है, और ये आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन कि स्टेट द कंडीशंस अंडर विच ओम्स लॉ इज़ नॉट ओबेड इन अ कंडक्टर। तो ओम्स लॉ किन किन कंडीशन में ओबे नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओम्स लॉ के लिए आप लेकर चलते हैं
कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो अदर फिजिकल कंडीशंस में क्या आता है, प्रेशर भी आता है। तो कांस्टेंट जिनमें ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन पे ओम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं होता। स्ट्रेट करनी है, मतलब आपको कंडीशंस जो है वो बतानी है। तो आप टेम्परेचर बता सकते हैं, प्रेशर बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि जो भी चीज़ें रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करने वाली होती हैं उनसे ओम्स लॉ चेंज हो सकता है, क्योंकि ओम्स लॉ ये बताता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा का सारा करंट में कन्वर्ट हो। तो अगर हीट एनर्जी जो में कन्वर्ट हो रहा है तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। अगर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। ओके तो ये कंडीशंस आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम आप 4 कंडीशंस लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं। ओके फिर 8th क्वेश्चन है आपका, द रेजिस्टिविटीज़ ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर। तो 2 रेजिस्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं यहाँ पर, लेकिन ओम सेंटीमीटर में है। लिखा है विच ऑफ द टू इज़ बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड वाई। तो कंडक्टर कौन ज़्यादा बेटर है, अब यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आप इसी से बता सकते हैं, बस एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए, एक लिखा है 1.68 और 10 की पावर -6, दूसरा लिखा है 1.59 और 10 की पावर -6। तो 10 की पावर तो बराबर है, तो कंपेयर करना आसान है। तो 1.68 और 1.59 में बड़ा है 1.68, यानी कि 1.68 जो भी मटेरियल है, कॉपर दे रखा है यहाँ पर, उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई है, तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ बेटर कंडक्टर कौन सा होगा, सिल्वर। तो बेटर कंडक्टर लिख देंगे आप सिल्वर, और वाई में लिखेंगे बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज लेस इन कंपैरिजन टू कॉपर, एंड सिंस इट्स रेजिस्टिविटी इज लेस सो इट्स कंडक्टिविटी विल बी मोर देन कॉपर। ओके आपको ऐसे करके लगभग जो आंसर है आपका वो पूरी तरह से एलैबोरेट अगर कर रहा है क्वेश्चन को, तो देन इट विल बी प्रॉपर। सेक्शन ई जो है आपका वो है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के मिलेंगे। तो पहला है व्हेन 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम। अब आपको कैसे करना पड़ेगा, तो 1/R इक्विवेलेंट में आंसर आ रहा है आपका 3 ओम। तो आप इसको ऐसे करके लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि 2 रेजिस्टर्स आपके, एक R1 है एक R2 है, तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इसको अगर हमने सॉल्व करा तो हमारा ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा R1 R2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा R1 प्लस R2। ओके फिर जो आंसर है हमारा क्या आना चाहिए, 3। तो क्योंकि ये 1/R में आ रहा है ना, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये किसके इक्वल लिख देंगे, 3 के, ठीक है। यह होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके दूसरा लिखा है कि जब यही जो है वो सीरीज़ में लगाते हैं तो आंसर आता है 16 ओम। अब देखिए आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन तो आपकी ये हो गई जो मैंने लिखी है, और फिर जो है दूसरा आंसर आपका आना चाहिए 16 ओम। तो आपने लिखा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है आपकी 1 और ये जो 2 है इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी R1 और R2 की वैल्यूज़ होंगी, दोज विल बी द आंसर। ओके तो इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन 10 में है आपका एक सर्किट, और इस सर्किट में लिखा है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में देखिए, ये 2 रेजिस्टर्स तो सीरीज़ में है, तो इनका अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करें तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। ये वाला जो ऊपर 5 है वो इन दोनों के साथ पैरेलल में है, तो यहाँ आंसर आया 5, और ये भी है 5। इन दोनों का पैरेलल अगर करते हैं तो आपको पता है कि सेम रेजिस्टर्स का पैरेलल करने से उनका हाफ हो जाता है आंसर। तो नेट रेजिस्टेंस का आंसर तो आपका आएगा 2.5 ओम, ठीक है। उसके बाद फाइंड करेंगे करंट शोन बाय द एमीटर। तो करंट के लिए फॉर्मूला लगेगा I = V/R। V जो वोल्टेज है दैट इज़ गिवन 2.5, आई थिंक इट इज़ 2.5 वोल्ट दे रखा है वोल्टेज। तो आप I कर देंगे 2.5 अपॉन वोल्टेज, जो रेजिस्टेंस है उसका आंसर कितना आया, वो भी 2.5 आया। कैंसिल करेंगे तो करंट आपकी जो आएगी वो 1 एम्पियर आएगी, ठीक है। तो अपने इन सॉल्यूशंस को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ओके, एंड प्रिपेयर इट प्रॉपरली। थैंक यू।